अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। आज पाकिस्तान की अदालती तारीख़ में एक तारीख़ी दिन है। आज जो सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट बेंच ने समाअत की है, इसको पाकिस्तान में पहली बार पाकिस्तान के मीडिया पे बराह रास्त नश्र किया गया है। और ये मामला है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का। और इस केस की समाअत हुई। इस दौरान जो वकला हैं, जो दरख्वास्तें दायर की गई थी, 9 के करीब दरख्वास्तें थी कि इस कानून साजी को कलअदम करार दिया जाए। इसमें ख्वाजा तारिक रहीम ने अपने दलाइल दिए, इम्तियाज़ सिद्दीकी एडवोकेट ने अपने दलाइल दिए और हुकूमत की तरफ से अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने दलाइल दिए। ये बड़ी मुफस्सल समाअत रहीं और वक्फे से जारी रहीं और शाम गए तक रहीं। शाम गए में जो आज ऑर्डर ऑफ द डे है, उसके मुताबिक 25 सितंबर तक वकला को जो उनके दलाइल हैं वो तहरीरी तौर पर अदालत में जमा करवाने का कहा गया है और 3 अक्टूबर तक इस केस की समाअत को मुलतवी किया गया है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा बतौर चीफ जस्टिस ये केस उन्होंने आज सुना। गुज़श्ता रोज़ ये फुल कोर्ट जो बेंच है इसकी तश्कील दी गई थी और आज ताख़ीर जो इसके समाअत शुरू होने में हुई उसकी वजह ये थी कि इनको इस समाअत को एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर आवाम को दिखाना था और बराह रास्त दिखाना था। ये यकीनी तौर पर एक तारीख़ी हवाला है आज के दिन का। चैलेंजेस क्या हैं? पाकिस्तान का लॉ एंड जस्टिस इंडेक्स किस हद तक बेहतर होगा? इस केस के तनाजुर में ये मामला कानून साजी का भी है, पार्लियामेंट के इख्तियार का भी है, फिर साथ ही साथ जो रूल्स हैं सुप्रीम कोर्ट के और चीफ जस्टिस के इख्तियार का भी है। इसमें अहम नुक्ता जो सो मोटो के इख्तियारात हैं, आज समाअत के दौरान जो चीफ जस्टिस हैं पाकिस्तान के काजी फ़ाइज़ ईसा, उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें ये इख्तियार अपने पास रखने का कोई शौक़ भी नहीं है। बहरहाल इस केस के फ़ैसले पे अब ये सारा मामला मुनहसर है कि इस केस का फ़ैसला क्या आता है। क्या जो दरख्वास्त गुजार हैं उनकी इस्तदा मंजूर की जाती है या उसको मुस्तरद किया जाता है, ये तो फ़ैसला आने के बाद ही मालूम हो सकेगा। लेकिन जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का बतौर चीफ जस्टिस उनके लिए चैलेंजेस उनके सामने क्या हैं, पाकिस्तान के अंदर जो निज़ाम इंसाफ है उसकी बेहतरी के लिए वो क्या कर सकते हैं और उनके जो प्लान्स हैं वो क्या हैं, यकीनी तौर पर यह भी सवाल है जिसका जवाब पाकिस्तान की आवाम जानना चाहते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान की सियासत की बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इस बात को क्लियर किया है कि हमें कोई दीवार से नहीं लगा रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमारी तो ये देरीना मुतालबा था कि नवाज़ शरीफ साहब वतन वापस आएँ और नवाज़ शरीफ साहब की वतन वापसी के लिए 21 अक्टूबर की तारीख़ दी गई है। 1 महीना बरतानिया में रहने के बाद शहबाज शरीफ साहब वापसी के लिए रवाना हो चुके हैं, वो पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। मरियम नवाज़ और हमज़ा शहबाज और दीगर जो पार्टी तंजीम है, पार्टी क़यादत है मुस्लिम लीग नून, उन्होंने सर जोड़ लिए हैं। 10 लाख बंदे इकट्ठे करने का मिशन है। क्या नून लीग नवाज़ शरीफ के इस्तकबाल के लिए 1 मिलियन लोग निकाल पाएगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इन हालात में जब जो हाल ही में हुकूमत ख़त्म हुई मुस्लिम लीग नून की और उसमें जो कारकर्दगी है वो कितनी बड़ी रुकावट है, ये कितनी बड़ी उनके लिए एक ब्लेसिंग बनेगी बंदे निकालने में, ये भी सवाल है। और 10 लाख लोग निकल आएँ तो फिर उसके सियासी असरात क्या होंगे? आज के प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे। इरशाद साहब, आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने ये कह सकते हैं कि हम उनका एक फ़र्स्ट वर्किंग डे था और जो समाअत की वो इंतहाई अहम मामला था। काफ़ी अरसे से अप्रैल में ये कानून साजी हुई थी, फिर ये केस जो था वो पेंडिंग था, ये कानून साजी पे जो फ़ैसला था वो भी अब तक इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी, ये मुअत्तल था। उम्मीदें क्या हैं? लॉ एंड जस्टिस इंडेक्स में हमारा नंबर 140 में से 129 है और आज जो आगाज़ हुआ है इसको देख के क्या लगता है कि जो पेंडिंग केसेस का जिक्र खुद चीफ जस्टिस ने भी किया, इनमें से ज़्यादातर और पेस जो होगी केसेस हल करने की सुप्रीम कोर्ट की क्या वो माजी की निस्बत ज़्यादा होगी? 2-3 चीज़ें आज सामने आई। नंबर 1 तो ये है कि काजी साहब जो उसूल बयान किया करते थे उन्होंने उस पर अमल किया। वो कहते थे कि जी अहम तरीन जो फ़ैसले हैं वो फुल कोड करे, उन्होंने आज फुल कोड बनाया और एक नया कदम ये उठाया कि उसकी कार्रवाई बराह रास्त आवाम को दिखाई गई। लोगों को, इस मुल्क के टैक्स पेयर को, टैक्स गुज़ारों को ये पता चला कि हमारे जज साहिबान अदालतों में जब बैठते हैं तो इंसाफ के तकाज़े पूरे करते हैं। उनका इल्मी मेयार क्या है, उनका अंदाज़ फ़िक्र क्या है, वकला के बारे में उनको पता चला कि वहाँ जो वकला जाते हैं उनका अंदाज़ क्या होता है, बहस किस तरह से होती है। बहुत सारी चीज़ें लोगों को सामने देखने का, अपनी आँखों खुली आँखों से देखने का मौका मिला।
और एक चीज़ थी जो इब्तिदा में महसूस हुई, बाद में खैर वो उसकी तलाफ़ी कर दी गई, वो ये थी कि कार्रवाई जब शुरू हुई तो अंग्रेज़ी में शुरू कर दी गई। कल काजी साहब ने दो काम किए थे। एक तो हल्फ बर्दारी जब हुई तो उन्होंने हल्फ उर्दू में भी उठाया, अंग्रेज़ी में भी उठाया। अगर वो अंग्रेज़ी में उठाते तब भी जायज़ होता, दुरुस्त होता, अगर सिर्फ उर्दू में उठाते। लेकिन उन्होंने दोनों, यानी वो जो सरकारी ज़ुबान है या अदालती ज़ुबान है उसको भी मलहूज़ रखा और कौमी ज़ुबान को भी मलहूज़ रखा। लेकिन आज जब कार्रवाई शुरू हुई तो वो अंग्रेज़ी में चल रही थी और बहुत सारे लोग फ़ोन भी कर रहे थे, बातें भी कर रहे थे कि ये अच्छी बात है कि कितने लोग जो हैं इस मुल्क में जो दिलचस्पी रखते हैं इन मामला से, वो उर्दू अंग्रेज़ी जानते हैं या अंग्रेज़ी समझते हैं, तो कौमी ज़ुबान में कार्रवाई क्यों नहीं हो। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है कि सरकारी ज़बान उर्दू। सुप्रीम कोर्ट के यानी आइन में लिखा हुआ है, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जवाब जस्टिस जवाद एस ख्वाजा साहब ने एक बेहतरीन फ़ैसला दिया, उस पर अमल नहीं हो रहा। लेकिन फिर शायद जज साहबान को या वकला को, एक दो वकील तो खैर बज़िद रहे कि वो अंग्रेज़ी ही बोलेंगे, खा वो अच्छी अंग्रेज़ी ना भी आती हो, लेकिन जज साहबान ने फिर उर्दू बोलना शुरू कर दिया। और काजी साहब तो लगा कि बहुत अच्छी उर्दू बोलते हैं, जानते हैं। मंसूर अली शाह साहब भी बहुत अच्छी उर्दू बोलते रहे, बाकी जज साहबान भी बोलते रहे। ये लोगों को एहसास हुआ कि ये कार्रवाई उर्दू में होनी चाहिए ताकि लोग समझ सकें कि बात क्या हो रही है, उनके हकूक़ की बात हो रही है, उनके मफाद की बात हो रही है, या एक सुपरफिशियल किस्म की बहस हो रही है। तो ये बहुत अच्छा है। आगे जो चीज़ होगी वो ये होगा कि अगर बाकी अहम मामलात जो हैं, अहम मुकदमात की कार्रवाई भी इसी तरह बरह रास्त नश्र हुई और तो वो बहुत उसकी बड़ी अहमियत होगी। और फिर ये जो आमतौर पर कहा जाता है कि लोग ला ताल्लुक़ हो गए हैं जी, वो एक ला ताल्लुक़ी ख़त्म होगी, बेनियाज़ी ख़त्म होगी। लोगों को पता चलेगा कि जी हमारे हुकूक़ की बात हो रही है और हमें भी इसमें मामलात में दिलचस्पी लेनी चाहिए। लेकिन एक बात जो जिसका इज़हार ख़ुद चीफ जस्टिस साहब ने किया वो ये है कि फुल कोर्ट तश्कील देने के बाद उन्होंने आखिर में ख़ुद कहने लगे कि देखें जी बहुत वक्त ज़ाय हो रहा है, कम अज़ कम 150-160 केस नए आ चुके होंगे आज के दिन। तो इसका मतलब ये है कि आप फुल कोर्ट का जब मुतालबा करते हैं और फुल कोर्ट बैठ जाती है तो फिर उसमें मुकदमात जो नए दायर हो रहे होते हैं और जो पहले से दायर होते हैं उनकी समाअत में, उनके फ़ैसलों में लोगों को इंसाफ की फराहमी में ताख़ीर का अमल भी शुरू हो जाता है। ये मुतालबा तो बड़ा आसान होता है कि जी सारी कोर्ट बैठ, लेकिन सारी कोर्ट जब बैठ जाती है, अगर चीफ जस्टिस साहब जिस तरह एक अंदाजे से बात कर रहे थे कि 150 का मतलब ये है कि एक महीने में कुछ 4000 केसेस का इजाफा, तो एक केस को सुनते हुए अगर एक महीने में 4000 केस और आप सवाल कर लें तो इसका मतलब है कि ये महंगा सौदा है। ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब मामला ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो माहौल पिछले 1-1.5 साल में रहा है और उसमें अनफॉर्चुनेटली हमने ये देखा कि एक फ़ज़ा बनाने की कोशिश की गई पॉलिटिकल एंटिटीज़ की तरफ से कि फ़लाँ जज पे एतमाद है, फ़लाँ पे नहीं है, फ़लाँ जो है वो बहुत बाउसूल है, फ़लाँ जो है वो उस तरह नहीं है। और बारहा मुतालबा किया जाता रहा बंदियाल साहब के दौर में भी कि फुल कोर्ट बना दिया जाए, लेकिन उनके दौर में हमें फुल कोर्ट नहीं मिला और बहुत हसास नौयत के भी बहुत से मुकदमात थे। लेकिन वैसे पाकिस्तान में कभी कोई मुल्क वो सियासी हो गैर सियासी हो, आज तक उसने जिसके ख़िलाफ़ फ़ैसला आया है उसने उस कोर्ट को दुरुस्त माना है या जज पर एतमाद किया है? नहीं, ये एक बुनियादी सवाल है। लेकिन यहाँ फैसले से पहले फुल कोर्ट का फैसला आ जाता, आ जाए, फुल कोर्ट का फैसला आ भी जाए। ये भुट्टो साहब का केस जो था 7 जजों ने सुना था, उस वक्त जज थोड़े होते थे, 1-2 जज ही रह गए थे। तो भुट्टो साहब का केस तो नहीं माना ना, वो तो वही कह रहा हूँ, खुद नहीं मानती। देखिए फैसला जो है वो एक जज का हो या 3 जजों का हो, 5, फैसला आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक, इंसाफ के मुताबिक होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, वो इंसाफ मिलना चाहिए। वो एक जज दे जी, अगर सारे जज मिलके बैठ जाएं सही है तो। लेकिन इरशाद साहब यहाँ तो हमने ये भी देखा कि अदालतें रात क्यों खुली से लेके जलसों में तो होता है यही, जजेस की तस्वीरें चलाने तक
क्यों निकाला और तस्वीरें चल रही हैं, और रात को यानी वही जज आपको दे दें, आपके हक में फैसला आ जाए तो वो बल्ले बल्ले है, बल्ले बल्ले हो जाती है। बिल्कुल, अगर वो खिलाफ फैसला दे दे तो उसके खिलाफ तकरीर यही एक बुनियादी जो नुकता है, सबका है, सबका मामला है, ये सबका मामला है इरशाद साहब, मैं यही बात कर रहा हूँ। हारून रशीद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान बार काउंसिल की नुमाइंदगी कर रहे हैं। हारून साहब बहुत शुक्रिया आपका। हारून साहब, पहला सवाल ये है कि आज फुल कोर्ट बेंच बना, उसकी बराह रास्त समात हुई, निज़ाम इंसाफ की बेहतरी के लिए ये कैसा इक़दाम है? और लोग जो मायूस हो रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर मायूस हो रहे थे कि शायद निज़ाम उस तरह डिलीवर नहीं कर रहा जिस तरह करना चाहिए, तो ये इक़दाम किस तरह आगे बढ़ाएगा इस सारे मामले को? देखिए, हमने बतौर पाकिस्तान बार कौंसिल वाइस चेयरमैन और चेयरमैन एग्जीक्यूटिव ने बंदयाल साहब की कोर्ट में पेश होके हमने रिक्वेस्ट की थी कि ये चूँकि नेशनल इंटरेस्ट का मामला है, पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया हुआ है, लिहाजा हमें भी इसमें पार्टी बनाया जाए और सुना जाए। हमने एक एप्लीकेशन फ़ाइल की थी जिसमें हमने रिक्वेस्ट की थी कि हमें पार्टी बनाया जाए, लेकिन उन्होंने ओपन कोर्ट में कहा जी कि हम सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट से राब्ते में हैं और हम आपको नहीं सुन सकते जी। वो हमारी एप्लीकेशन आज फुल बेंच ने अलाउ की और इसका मतलब है कि वो हमारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई, जिसमें आज चीफ साहब ने कहा कि पाकिस्तान बार कौंसिल ने ये एप्लीकेशन दी हुई है, लिहाजा हमारी हाजिरी लग गई और नेक्स्ट डेट पे हम उस पर आर्गू भी करेंगे और अपने पॉइंट ऑफ व्यू जितने भी हैं लीगल हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। ठीक। अच्छा, वैसे ये जो आज चीफ साहब ने ये भी कहा कि देखें फुल कोर्ट की वजह से आज कम से कम 100, 150, 160 नए केस भी दायर हो जाएंगे। अगर ये एक रिवायत चल पड़े फुल कोर्ट बनाने की और फुल कोर्ट की तरफ से केसेस सुनने की, तो पेंडेंसी कितनी बढ़ेगी? एक बात। दूसरा एक पॉइंट और भी हुआ डिस्कस कि जी इस जो नया कानून है या एक्ट है, इसमें एक तरफ तो आप अपील का हक दे रहे हैं और दूसरी तरफ फुल कोर्ट के ख़िलाफ़ तो ज़ाहिर अपील का कोई फोरम बचेगा नहीं। इसको किस नज़र से देखते हैं आप? नहीं, फुल कोर्ट तो सिर्फ उसी हद तक है। ये जो एक्ट है इसे सस्पेंड किया गया था जी। और उसकी सस्पेंशन पे एप्लीकेशन आई थी डिफरेंट लोगों की कि ये जो एक्ट बनना है ये अगेंस्ट द वायरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। इस बेस पे ये सारा मामला फुल कोर्ट के सुनने के बाद ही हल होगा। पहले 3 जजेस ने ये फैसला किया था और उस एक्ट को सेटिसाइड कर दिया गया था। अब ये रिव्यू पिटीशन भी है और उसमें इसलिए चीफ साहब ने फुल कोर्ट कंस्टिट्यूट की है ताकि ज़्यादातर जजेस जो भी ओपिनियन दें, चाहे वो एक्ट को अलाउ करें या उसे सेटिसाइड करें, तो ये फुल कोर्ट होगी तो मेजॉरिटी ऑफ जजेस जो होंगे जो फैसला देंगे, मेरे ख्याल में उसमें किसी को भी एतराज़ नहीं होगा और पूरी कौम देख भी रही है। और ये भी एक काजी फायज ईसा साहब का बहुत एहसन इकदाम है कि उन्होंने फुल कोर्ट प्रोसीडिंग सुनने के लिए पूरी कौम को ये ओपन किया है और हर शख्स जिधर भी पाकिस्तान में या बैरून मुल्क बैठा हुआ है वो भी इस प्रोसीडिंग्स को देख सकता है। और ये हर जी शऊर शख्स जो ये समझता है कि आइन और कानून के मुताबिक क्या फ़ैसला होना चाहिए, वो सारे लोगों को मौका दिया जा रहा है कि सारे जो एप्लीकेंट्स हैं या अटॉर्नी जनरल है या रिस्पोंडेंट्स हैं उन सब को सुना जाए और तब फैसला किया जाए, ताकि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस हैं वो रुकी हुई है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस नहीं हो रही थी जिस सस्पेंड होने की वजह से, क्योंकि काजी फायज ईसा साहब किसी बेंच का हिस्सा नहीं थे और ना ही उन्हें हिस्सा बनाया जा रहा था। लिहाजा आज एक चीफ साहब ने ये और कंसेंसस के साथ ये भी ऑर्डर किया है कि नेक्स्ट हियरिंग पे हम डिसाइड तो करेंगे इसको मेन, लेकिन मीन वाइज जो बेंच जो है वो कंस्टिट्यूट 3 जजेस करेंगे। चीफ साहब खुद प्यूनी जज साहब और सीनियर मोस्ट जज साहब उसमें शामिल होंगे और उनके मशवरे से कंस्टिट्यूट होंगे बेंचेस। इसका मतलब है कि जो हमारी ये रिक्वेस्ट थी वो चीफ साहब ने आज अलाउ कर दी है। बाकी मेन फैसला के इस पिटीशन को रिव्यू पिटीशन को अलाउ किया जाए या नहीं किया जाए, इस पे एडजर्न हो गया, वो बाद में देखें।
नहीं, मेरा सवाल जो था वो ये था कि इस कानून के अंदर, एक्ट में भी ये कहा गया है कि अहम जो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं वो फुल कोर्ट सुने। सवाल बरकरार ये रहता है कि अगर जिस केस में भी फुल कोर्ट बनेगा तो अपील का, दूसरी तरफ उसी एक्ट में अपील का हक भी रखा गया है कि जो सोएमोटो केसेस होंगे उसमें अपील का हक भी होगा। तो फिर अगर कोई पार्टी अपील करना चाहे तो उसका तो हक मारा गया, हक तलफी तो हो गई। नहीं, मेरा ऐसा ख्याल नहीं है। मेरा ख्याल में आपको भी उन्होंने फुल कोर्ट हर केस में नहीं होगा। फुल कोर्ट सिर्फ आज के केस में डिसाइड करेगी कि बेंच कंस्टिट्यूट किस तरह होंगे, अपील का राइट दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। अपील का राइट इसलिए देना चाहिए कि अगर सुओ मोटो में कोई एक्शन लिया जाता है और किसी के खिलाफ कोई ऑर्डर किया जाता है तो वो एक एग्रीव्ड पर्सन होगा। एग्रीव्ड पर्सन के पास कम से कम इतना राइट होना चाहिए कि जो बेंच उसके खिलाफ ऑर्डर करे उसके लिए लार्जर बेंच कंस्टिट्यूट हो, और वो जजेस जाहिर है दूसरे बेंच में शामिल नहीं होंगे जब अपील का राइट दिया जाए। अरुण साहब, नहीं, इसमें जो बुनियादी सवाल इसी पे बनता है कि जब बेंच भी नया होगा और वकील तब्दील करने का भी हक दिया गया है तो वो तो फिर केस नए सिरे से सुना जाएगा। नहीं, वो बतौर वकील अपना अपील सुना जाएगा ना सर। जिस तरह रूटीन में होता है कि एक कोर्ट अगर फैसला करती है तो वो जो जिसके भी खिलाफ होता है उसके पास एक राइट होता है कि उसको चैलेंज करे। जी, तो यही चैलेंज करने का, जब डायरेक्ट या ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में या सुओ मोटो में कोई फैसला भी होगा तो इसका मतलब है वो नीचे ट्रायल नहीं होगा, वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ने सुना है। और अगर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ने सुना है तो उसका अपील का राइट उन्होंने एक्ट में दिया है और इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। ये एक राइट क्रिएट किया गया है पब्लिक के लिए। ये कोई किसी के अदरवाइज इंटरेस्ट में इस तरह नहीं है कि किसी का कोई जाती इंटरेस्ट हो। एक शख्स जिसके खिलाफ ऑर्डर होता है उसे कम से कम एक तो मौका दें कि वो उसको अपील चैलेंज कर सके और अपील में सुना जाए। अच्छा अरुण साहब, ये बताइएगा जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं वही वकील होते थे जो मेन केस में होते थे। अब इस एक्ट में ये है कि अगर वो वकील चेंज करना चाहे तो इसमें मेरा ख्याल में ये बेसिक राइट है। और इस तरह की चीजें पब्लिक को फैसिलिटेट करने के लिए की गई है कि जो भी एग्रीव्ड बंदा हो वो वकील भी चेंज कर सकता है और अपील भी कर सकता है। और इसमें कोई इलीगैलिटी या किसी इंडिविजुअल के इंटरेस्ट की बात नहीं है। सही है। अच्छा हारून साहब, मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स एंड जो प्रोसीजर के तरीक़ाकार है उसका है। 1980 के गालिबन आखिरी बार शायद ये रूल्स बने और वो अभी तक चल रहे हैं। रूल्स बनाने का आइन में दर्ज तरीक़ाकार क्या है? एक तो अदालत खुद बना सकती है, फुल कोर्ट मीटिंग हो उसमें ये बन सकते हैं। दूसरा जो पार्लियामेंट के पास इख्तियार है वो आइन के किस आर्टिकल के तहत है कि पार्लियामान जो है वो रूल्स बना के दे सकता है सुप्रीम कोर्ट को या अदलिया को? देखें ना, हम ये तकाजा करते रहे हैं और काफ़ी दफ़ा हमारी एप्लीकेशंस भी गई हैं और डिमांड की है हमने हमेशा चीफ जस्टिस साहिबान से कि रूल्स बनाएं। लेकिन अगर वो अपनी ड्यूटी ना करें और रूल्स ना बनाए, जिस तरह जुडिशल कमीशन है, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रूल्स हैं वो अभी तक नहीं बने। और अगर नहीं बनेंगे तो फिर पार्लियामेंट तो एक बड़ा इदारा है और पार्लियामेंट अगर बनाती है कोई एक्ट तो उसको फिर देखा जाएगा ना। पार्लियामेंट ही का काम है एक्ट बनाना, और अगर ये रूल्स नहीं बनाते तो उन्होंने एक्ट बनाकर अपने तरीक़ाकार वज़ा कर दिया। तो इसलिए अगर ये रूल्स बनाते और सब कुछ सेटलमेंट हुई होती तो मेरा नहीं ख्याल कि इसकी फिर ज़रूरत पड़ती। पार्लियामेंट ने एक्ट इसीलिए पास किया है कि पिछले जो चीफ साहब थे उन्होंने एक मरतबा भी रूल्स मेकिंग जो बेंच है या सिस्टम है उसे उन्होंने कैरी नहीं किया। अच्छा, तो ये जो ट्रैकोनमी ऑफ पावर्स है, इख्तियारात की तकसीम का आइनी फार्मूला है, ये उसके मुनाफी नहीं होगा? नहीं, जब अगर देखें ना, जिसने रूल्स बनाने हो वो ना बनाए तो फिर पार्लियामेंट के पास तो ये इख्तियार है कि उस पर अमल दरामद के लिए एक्ट बनाए। नहीं, और यही एक्ट इसीलिए बना है कि इसमें अमल दरामद नहीं हो रहा था। यानी कि अगर चीफ साहब खुद सुओ मोटो एक्शन लेते हैं तो वो अपनी मर्जी से लेते हैं और अपनी मर्जी के जजेस को बिठा के फैसला कर दें, 3 जजेस, तो बाकी पूरी कोर्ट जो है वो बैठी हो। तो इस तरह या तो मर्जी के जजेस ना बिठाएं, सीनियर मोस्ट जो जजेस हैं, एक प्यूनी जज
और एक उनसे जूनियर जो हैं, ये 3 सीनियर हैं, चीफ साहब और 2 जजेस। ये फैसला अगर कंसेंसस के साथ पहले ही कर देते और सुगो मोटो ये सोच के लेते कि किस केस में सुगो मोटो लेना है और किस में नहीं लेना और उसका प्रोसीजर क्या होगा, अगर ये सारी चीजें एग्जीक्यूटिव खत्म हुई होती तो आज तक गलत फैसले न होते। जी अच्छा, इसका अगर माजी से इतलाक हो, इस एक्ट का माजी से इतलाक, इसमें लिखा गया है कि माजी से इतलाक होगा। माजी से इतलाक अगर होता है तो जो फैसले 184(3) के तहत हो चुके हैं वो अगर भी अपील में चले गए तो ये बहुत बड़ा पंडोरा बॉक्स नहीं खुल जाएगा? अगर कोई 10,000 20,000 लोग भी पहुंच गए कि जी हमें भी अपील का हक दिया जाए। देखे ना, जब मार्शल लॉ लगते रहे हैं और मार्शल लॉ के दौरान जितने भी फैसले होते रहे हैं, जब मार्शल लॉ खत्म होता था तो सुप्रीम कोर्ट उन फैसलों को प्रोटेक्ट करती रही है कि वो सेव कर दे कि वो फैसले जो हो गए हैं वो हो गए हैं। और इसी तरह होगा, जो माजी में फैसले हो चुके हैं वो हो चुके हैं। अब आइंदा किस तरह होगा और किस तरह सुगो मोटो होगा, किस तरह ओरिजिनल जुरिसडिक्शन एज्यूम होगी, तो उस तरह फैसले होंगे। माजी वाले फैसलों को देखा जाएगा और उन फैसलों को सेव भी किया जा सकता है। सही, ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है। ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया हारून रशीद, आप हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जो दूसरी साइड है, अदर साइड ओपिनियन है, वो जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हमें ज्वाइन किया है सेनेटर अली ज़फ़र साहब ने, मायनाज कानूनदान भी हैं। बहुत शुक्रिया अली ज़फ़र साहब। अली ज़फ़र साहब, आप कानून साज भी हैं और कानूनदान भी हैं। आज फुल कोर्ट बेंच ने समाअत की और पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार ये समाअत पाकिस्तान के अवाम ने बराह रास्त देखी हैं। ये जो इक़दाम है, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ की बेहतरी के लिए इसे नेक शगुन समझा जाए और इसके असरात क्या होंगे पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ पर और अवाम पर? जी, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है आपका। एक बात तो बड़ी वाज़ेह है और जिसकी मेरा ख्याल है मुझे ज़ाती तौर पे बड़ी खुशी हुई, वो ये कि जिस तरह आज ये समाअत हुई, पब्लिक एक लाइव मीडिया कवरेज की पूरी केस की, बड़ा अहम केस था। उसमें जो ऑब्जर्वेशंस या जो सवालात आ रहे थे और जो डिबेट चल रही थी, उसमें जो सबसे खुशी वाली बात थी वो ये थी कि चीफ जस्टिस साहब ने जब ये कहा कि नंबर 1 हमारा काम, अदालत का काम जो है वो कानून साजी नहीं, पार्लियामेंट ने कानून साजी करनी है और हमारा काम है कि उस कानून को चाहे हमें अच्छा लगे या ना लगे, हम उसको इम्प्लीमेंट करें और उस पर फैसले करें। और अगर कोई कानून आइन के खिलाफ है तो उसको ही हम सिर्फ कलअदम करार दें। तो ये एक बड़ी खुश आइन बात है। ये मैं बड़ी देर से बहस करता रहा हूँ और मेरा ख्याल है आज ये अदालत में वाज़े तौर पे चीफ साहब ने अपना एक विजन बताया। उसके अलावा काजी फैज़ साहब ने एक और बड़ी बात ऐसी की जो मैंने पहले अपनी करियर में नहीं सुनी, और वो ये है कि ओपन कोर्ट में उन्होंने ये इतराफ़ किया कि जुडिशरी भी अकाउंटेबल है और जुडिशरी ने गलत फैसले भी हुए हैं किए हैं। आपको करना चाहिए इतराफ़, ताकि ये लोगों को पता है और ये ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का प्रिंसिपल है। तो मेरा ख्याल है ये बड़ी 2 अहम बातें थी। अब आपका सवाल आया कि ये यूनिक जो काम हुआ है, पहली बार तारीख में हुआ है पाकिस्तान की। कुछ ममालिक में तो ये लाइव मीडिया कवरेज चल रही है, कुछ ममालिक में नहीं है। इस पे डिबेट हर मुल्क कर रहा है। जहां लाइव डिबेट चल रही है वहां भी डिबेट हो रही है, और जहां ये लाइव प्रोसीडिंग नहीं चल रही वहां भी डिबेट हो रही है। दोनों तरफ से व्यूज हैं। एक व्यू तो ये है कि बड़ी अच्छी बात है क्योंकि इससे ट्रांसपेरेंसी आती है। आफ्टर ऑल ये जो ट्रायल होते हैं और केसेस होते हैं, ये अवाम के ही पैसों से ये केसेस चल रहे हैं और अवाम के लिए ही ये केसेस चल रहे हैं। तो अवाम का हक है कि वो सुने कि उसमें क्या बहस हो रही है और किस तरह मामला आगे चल रहा है।
तो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए ये बड़ा जरूरी है। लेकिन दूसरी तरफ एक और व्यू पॉइंट भी है, इस पे भी डिबेट होती है और कहा जाता है कि जब लाइव कवरेज हो, पब्लिक में चल रहा हो एक मीडिया ट्रायल, तो उसमें जजेस भी प्रेशर में होते हैं, लॉयर्स भी प्रेशर में होते हैं, और वो ऐसा प्रेशर होता है कि आपको पब्लिक, चूंकि आप पब्लिक में हैं तो आपको अपने केस से हट के आपको कई बार व्यूज देने पड़ते हैं जो पब्लिक के रेलेवेंट हों, तो वो उससे ट्रायल सफर करता है। और फिर सबसे बड़ी बात, एक क्रिटिसिज्म ये आता है लाइव कवरेज पे कि लोग चूंकि समझते नहीं है ऑब्जर्वेशंस को जो जज साहिबान की तरफ से आती हैं ऑब्जर्वेशन, या जो लॉयर्स की आर्गुमेंट होती हैं, तो फिर वो अपनी ही डिबेट शुरू कर देते हैं और अपने ही एक तासुरात लेना शुरू कर देते हैं केस के बारे में। तो ये एक दोनों साइड पे डिबेट है, लेकिन मेरा ख्याल है कदम अच्छा है और इस कदम को अब ये पहली बार लिया गया है जिस पे डिबेट होगी, इस पे शायद रूल्स भी बन जाएं कि सुओ मोटो केसेस जो हैं कम से कम वो तो लाइव उनको कवरेज दी जाए, बाकी बेशक को ना दी जाए, लेकिन सुओ मोटो केसेस जो अहम इंपॉर्टेंस के उनको लाइव कवरेज दी जाए। इस पे डिबेट एक शुरू हो गई है, ये बड़ी अच्छी मेरा ख्याल है डिबेट और हेल्दी डिबेट है। अच्छा अली साहब, एक पॉइंट वहाँ भी डिस्कस होता रहा, वैसे जनरल एक डिबेट का भी पॉइंट है ये जो एक्ट बना है कि जी एक तरफ आप अपील का हक दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप मुतालबा कर रहे हैं कि फुल कोर्ट सुने और अहम केसेस जो हैं वो फुल कोर्ट सुना करे। तो जब भी कोई केस फुल कोर्ट सुनेगा उसके बाद एक पार्टी जो मुतासरा पार्टी हो सकती है उसके अपील का हक जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसको किस तरह से अब निपटाया जा सकता है कि, और दूसरा जो पहलू फुल कोर्ट के हवाले से आज ख़ुद काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने कहा कि इससे कम से कम 150 के केस आज मज़ीद रजिस्टर हुए होंगे। माजी में भी यही होता था कि जब फुल कोर्ट आप बनाते हैं तो बहुत सारे नए केसेस पेंडेंसी बढ़ जाती है। तो इसको किस तरह से फोकस किया जाएगा या इसको एड्रेस किस तरह से किया जाएगा? जी, सबसे पहले तो मेरी नज़र में जो सुओ मोटो केसेस होते हैं जो आर्टिकल 184C के तहत सुप्रीम कोर्ट खुद ही उनको टेक अप करता था और खुद ही फैसला कर देता था, बहुत ज़रूरी था कि उसमें अपील रखो लोगों को ताकि वो फैसला जो है उसको अपील कर सके। बेशक सुप्रीम कोर्ट के पास वापस ही एक लार्जर बेंच के पास हो, लेकिन अपील कर सके। तो ये उस लिहाज से तो ये कानून दुरुस्त है। और आज अदालत यही पूछ रही थी कि इसमें क्या किसी को क्यों ये इसमें ऑब्जेक्शन है अगर अपील का हक दिया जाए लोगों को। तो उस लिहाज से तो मेरा ख्याल है ये कानून दुरुस्त है और अदालत उसको इसी नज़र में देख रही है। ऑब्जर्वेशंस के मुताबिक तो यही एक डिबेट चल रही थी। लेकिन दूसरा सवाल ये आपका आया, वो भी एक वाज़ेह सवाल पूछा गया कि अगर फुल कोर्ट बना दिया जाए तो फिर अपील जो है वो तो ख़त्म हो जाएगी। तो ये बात दुरुस्त है कि अदालत अगर पहले ही फुल कोर्ट बना देगी तो फिर जो कानून में अपील की प्रोविजन है वो तो एक तरह से नलिफाई हो जाएगी। लेकिन उसका जवाब मेरे ख्याल अतर मिल्ला साहब ने दिया था कि ये हाई कोर्ट में भी ये होता है, क्योंकि हाई कोर्ट में भी एक कानून है जिसके तहत आप हाई कोर्ट के जज के खिलाफ भी एक अपील कर सकते हैं, लेकिन अगर वो वहाँ लार्जर बेंच सुन ले वो केस शुरू से ही तो फिर वो अपील की गुंजाइश खत्म हो जाती है। तो इसी तरह का एक मेरा ख्याल है प्रोसीजरल रूल बनाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को जो इस कानून को सप्लीमेंट करे या उसको ऐड करे इसमें ये चीज। अच्छा, ये अली साहब एक नुकता बड़ा इंपॉर्टेंट है आवाम की रहनुमाई के लिए। एक सेकंड जी, ये जो फुल कोर्ट की आमतौर पर इस्तदा की जाती है वो ये है कि जी किसी को भी एतराज़ ना रहे, एक फ़ैसला ऐसा आ जाए जो मुतनाज़ ना हो। लेकिन हमने माजी में देखा, ख़ासतौर पर नवाज शरीफ केस जो था 93 का, फुल कोर्ट ने केस सुना, फैसला दिया, असम्बली बहाल हुई, एक जमहूरियत के हक़ में फ़ैसला था, लेकिन उसको चमक का नतीजा करार दिया गया। तो फुल कोर्ट भी इसका मतलब मसले का हल तो नहीं है। जी अली ज़फ़र साहब। जी, अल्टीमेटली जरूरी नहीं है कि फुल का भी ये तो हमने देखा है, हमारी ऐसी माजी में हमने देखी है जजमेंट्स का आपने जिक्र भी किया, और भी इस तरह के एग्जांपल्स हैं। लेकिन उम्मीद ये रखी जाती है
कि एक प्रोसीजर अगर कायम हो जाए कि जिसमें जिस तरह ये कानून साजी की गई, जिसके अंदर एक पहले बेंच आर्टिकल 184(3) की जो कि सीनियर मोस्ट जजेस बनाएंगे, वो उस बेंच को बनाने के बाद अगर उसकी अपील एक लार्जर बेंच को चली जाए तो फिर दो बड़े जो बेंचेस हैं वो एक ही चीज पे अगर फैसला कर देते हैं तो उम्मीद यही होती है कि वो फैसला दुरुस्ती होगा। इसलिए वो एक चेक एंड बैलेंस है और मेरा ख्याल है इसमें 100% उसका तो नहीं है गारंटी कि वो सब कुछ ठीक होगा और उसको इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा, लेकिन एक प्रोसीजर तो है, एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसीजर है और उसको हमें वेलकम करना चाहिए मेरी नज़र में। अच्छा अली जफर साहब, आप नहीं समझते कि फुल कोर्ट के फैसले के बाद अपील शायद इसलिए भी नहीं बचती कि जो कोर्ट की सेंस है वो तो आ चुकी है ओवरऑल? जी, क्योंकि फुल कोर्ट का मतलब है कि आपने सारे जजेस बैठ गए जी और उन्होंने फैसला कर दिया, तो इसका मतलब है कि अब कोई और जज ऐसा रह नहीं गया जिसके पास आपने अपील करनी है और एक मेजॉरिटी फैसला आ गया तो अपील की जो प्रोविजन है वो वैसी नलिफाई हो जाएगी। लेकिन मेरी नजर में इसको इस जब एक बार आ जाएगा, अगर ये अगर वैलिड करार दे दिया जाता है इस कानून को, तो उसके बाद फिर ये डिस्क्रेशन है जो लार्जर बेंच बनाने का वो बहुत कम केसों में बनाया जाएगा। वो सिर्फ ऐसे केसों में बनाया जाए शायद जो कि बहुत ही ज्यादा अहम हो, वरना ज्यादातर ये प्रोसीजर ऐसा ही होगा कि पहले 3 या 5 मेंबर बेंच और फिर उसके बाद 5 या 7 मेंबर या 8-9 मेंबर बेंचेस बनाए जाए। ये स्टेप वाइज ही करेगा, ये एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे ये फैसले करने पड़ेंगे जजेस जी। अच्छा अली जफर साहब, अब ये अगर फैसला, ये जो दरखास्तें हैं ये रद्द हो जाती हैं और कानून इंटैक्ट रहता है, इंडोर्स भी हो जाता है, तो उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं या जो प्रोसीजर्स हैं उसके लिए फुल कोर्ट मीटिंग में या रेफरेंस में डिसाइड हो जाता है कि अब ये हमारे रूल्स हैं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट खुद भी अपनी मीटिंग में इनको चेंज कर सकती है, ये जो पार्लियामेंट ने बना के दिए हैं? जी नहीं, अगर तो ये अगर हम अज्यूम करते हैं एक सेकंड के लिए कि ये जो चैलेंज हुआ है इसको रिजेक्ट कर दिया जाता है और ये कानून को कहा जाता है कि ये कानून दुरुस्त है, तो फिर इसी कानून के मुताबिक फैसले होंगे, इसको तब्दील नहीं किया जा सकेगा, लेकिन इसको ऐड इसमें किया जा सकेगा। इसमें मेरी नज़र में अगर कोई गैप्स हैं या कोई ऐसी चीज़ें हैं जो कि उसको ज़्यादा क्लैरिफाई करती हैं तो उस हद तक तो मेरा ख्याल है रूल्स बना सकेंगे जज साहिबान, लेकिन उसको तब्दील या अमेंड नहीं कर सकेंगे मेरी नज़र में। अच्छा सर, इसमें जो एक सवाल उठ रहा है वो ये है कि अगर पार्लियामेंट को ये हक हासिल है कानून साजी के अलावा रूल्स भी सुप्रीम कोर्ट के वो बना सकती है, तो ये ट्राइकोनॉमी ऑफ पावर्स का जो उसूल है, आइनी फार्मूला है, ये उसकी नफ़ी नहीं है। और इस तरह से तो फिर कल को जिस तरह वहाँ भी सवाल अदालत में भी उठा कि कल को फिर और कानून साजी आएगी, कल को उससे बाद और आएगी, आज 3 मेंबर बेंच की शर्त लगाई जा रही है, कल को 5 की होगी, फिर 7 की होगी, तो ये तो मुदाखलत बढ़ती चली जाएगी। मेरी नज़र में मुदाखलत, इंडिपेंडेंस, आज़ादी जो है जुडिशरी की, उसमें मुदाखलत सिर्फ तब होती है अगर वो आज़ादी को आप कम करें। अगर आप उसकी आज़ादी को, उसमें आप प्रोसीजरल स्टेप्स बताएं या आप अपील्स की राइट दें या आप और उसमें कोई ऐसी चीज़ करें जो उनकी पावर या ताकत को बढ़ाती है, तो फिर वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के खिलाफ नहीं बल्कि वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के हक में है। तो इसलिए मेरी नज़र में आपको हर कानून को देखना पड़ेगा कि वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को बेहतर कर रही है या कम कर रही है। मसलन आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर कल वो पार्लियामेंट कानून साजी करता है और कहता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब किसी भी जज को हटा सकते हैं अपनी मर्जी से, तो अगर ऐसी कोई कानून साजी होती है तो यकीनी तौर पे वो आज़ादी जो है जुडिशरी की उसके खिलाफ होगी और वो अदालत उस किस्म के कानून को एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो कहेगा ये गैर आईनी है। सही। लेकिन अगर ये कहा जाए कि आप कानून ऐसा बना दिया जाए कि जजेस की जो सैलरी है, जो उनकी सैलरी है उसको हम बढ़ा रहे हैं, तो फिर ये तो ऐसा कानून है जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के खिलाफ नहीं, वो तो उनकी इनफैक्ट मदद कर रहा है कि वो ज्यादा इंडिपेंडेंट हो। तो इसलिए ये देखना पड़ता है कि कौन सा कानून है। हर कानून इंडिपेंडेंस को नहीं अटैक करता।
और तीसरी चीज, एक और भी अहम चीज है इसमें, जी, जी, जिसका हमें ख्याल रखना पड़ता है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। जी, पार्लियामेंट अगर कल को चाहे तो आईनी तरमीम करके तो वो सुप्रीम कोर्ट को भी तब्दील कर सकता है, यही हमारा आइन कहता जी, है। लेकिन जी, जी, वो आम कानून के जरिए नहीं कर सकती, इसलिए इस केस से मिलता जुलता सुप्रीम में, जिसके अंदर इसी किस्म का कानून लेके आए थे। ये कहा था कि रिव्यू की ताकत जो है, आर्टिकल 84(3) के तहत जो जजमेंट आती है, तो उसकी रिव्यू की ताकत की हम तब्दील हो सकता है, लेकिन ये आम कानून के जरिए नहीं हो सकता। और सुप्रीम कोर्ट ने ये बात मानते हुए कहा था, उस कानून को कलअदम करार दिया था। लेकिन इस बार इस कानून में जरा मुख्तलिफ चीज है। इस कानून में तो उन्होंने डायरेक्टली अपील की एक पावर दे दी है। वो अब अदालत देख रही है कि वो पावर देना गैर आईनी है कि नहीं, और उसको फैसला मेरा ख्याल है जल्द अदालत कर देगी, ये उम्मीद है। मुझे तो आज लग रहा था अदालत इस पे सारे मामले को निबेड़ ले और कोई फैसला आ जाए। ठीक है, बिल्कुल एक मौका दिया गया है लोगों को अपनी। जी ठीक, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, आपके वक्त का लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे 10 लाख बंदे इकट्ठे करने का मिशन क्या मुकम्मल होगा, ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा या अधूरा रहेगा। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इरशाद साहब, वो एक गाना आजकल बड़ा मशहूर है, मैं फुलां दी सेज बने सा जे घर मेरे तू आवें, तो 10 लाख बंदे इकट्ठे कर रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा, हमजा शहबाज साहब, 10 क्या वो 20 लाख इकट्ठे कर सकते किधर से? तो देखिए, हमारे यहाँ सियासी जो जलसे होते हैं या सियासी इज्तिमाआत होते हैं, उनमें मुबालगा आराई जायज़ समझी जाती है। आपको याद होगा ताहिरुल कादरी साहब एक ज़माने में मिलियन मार्च लेके मिलियन मार्च, ये सारे मिलियन मार्च और 10 लाख बंदे उन्होंने वहाँ डिक्लेयर कर दिए थे। मौलाना फजलुर रहमान का था, यहाँ से जब गुजरे थे, हमें बाद में पता चला था कि एक मार्च गुजर गया है। बिलावल साहब का मार्च भी एक गुजरा था, वो भी कई, यानी कराची से शुरू हुआ, इस्लाम मौलाना का भी शहबाज शरीफ साहब ने गुजारा था ना शिरकत करके। तो वो ये नहीं पता, बाद में पता चला कि वो यहाँ तो मिलियन मार्च गुजर गया है, लेकिन वो मिलियन अच्छा, अंदाज़न वैसे इरशाद साहब आप समझते हैं कि अगर देखें सीरियस 1 लाख बंदा भी निकल आएगा? नहीं, 1 लाख से ज़्यादा लोग आने चाहिए। मियाँ साहब 4 साल के बाद तकरीबन आ रहे हैं, एक बात। दूसरा ये है कि इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड मुस्लिम लीग नून को मिल चुकी है, यानी मुकाबले में कोई नहीं है जी, ठीक है ना जी। और वो उनके पास वसाइल भी हैं, सरकारी गैर सरकारी हर तरह के। अब उनके जो उम्मीदवार, सिर्फ पंजाब को हम देखें, अव्वल तो पूरे पाकिस्तान से उन्होंने करना है ना जी। उनके टिकट होल्डर सूबाई कौमी असम्बली के मिला के कुछ 700-800 हो जाएगा, बिल्कुल बनते हैं, ठीक है ना जी। तो अगर एक शख्स 500 बंदा भी लाए जी तो कितने बन जाते हैं? 3-4 लाख बंदे तो आसानी इकट्ठा किया जा सकता है। 500 बंदा भी अगर कोई MPA का उम्मीदवार या MNA का उम्मीदवार नहीं ला सकता, उससे टिकट वापस तो उससे टिकट वापस लेना चाहिए। उसका तो टिकट बनता ही नहीं है। लेकिन इरशाद से मसला ये नहीं है, अब मसला ये है कि अब रुझान से तो 500 बंदा लाना आसान काम नहीं है ना। क्यों आसान काम? तो अटक से बंदे लाहौर पहुंचाना आसान काम नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है इरशाद साहब। नहीं, आप मंडी बाउद्दीन, गुजरात, जेलम, इलेक्शन लड़ना है, इलेक्शन लड़ना है। 50-50 करोड़ कितना दे के गए हैं, जो इनको फंड्स मिले हैं, जो साबका अरकान असम्बली थे, 30-40 करोड़ इनको मिले, 30-40 करोड़ रुपया दे के गए मियाँ शहबाज शरीफ साहब। तो उसका कुछ तो हलाल करना चाहिए। इरशाद साहब, वो टैक्स पेयर का पैसा है, वो जलसे में तो नहीं लग सकता नहीं, उसमें से देखें, ये सरकारी अखराजात जो होते हैं, इंतखाबी अखराजात, उसी में से ही निकालने होते हैं। ये फ़ंड क्यों दिए जाते हैं? वो हमारे मजीद निज़ामी साहब मरूम थे, वो इसको किला गार्ड फ़ंड कहा करते थे।
वो इसका पस मंज़र ये है कि ये फ़ंड मोहम्मद खान जुनेजो साहब के दौर में शुरू हुए। जी। पहले भी थे, लेकिन इस तरह खुल के जो है वो ज़ियाउल हक साहब ने तकरीर 1985 की सियासत के 85 बाद और जो है। तकरीर की जो पार्लिमानी पार्टी में, और उन्होंने कहा कि हम आपको, उस वक्त गालबन को करोड़ करोड़ रुपया था कि हम आपको देंगे जिससे आप अपने हल्के में किला गाड़ें अपना। तो मजीद निज़ामी साहब उसको किला गार्ड फंड कहा करते थे। तो ये किला गार्ड फंड होते यही हैं कि उसी में से इलेक्शन का वो ख़र्चा निकालना होता है। तो ये भी इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा होगा ना जलसा। तो ज़ाहिर है उनके इलेक्शन कैंपेन मियाँ साहब अगर शुरू करेंगे तो उसमें कुछ खर्चा कर दें, क्या फर्क पड़ता है। इम्पॉर्टेंट बात ये है, बिलावल साहब ने एक स्टेटमेंट और दी है, लेकिन जो स्टेटमेंट आज है वो है कि राजा रियाज को नून लीग मुबारक, नून लीग को राजा रियाज मुबारक। बहरहाल देखें, हमारे यहाँ एक है कि 2 साल की पाबंदी है सरकारी मुलाजमीन पर, जजों पर, अफसरान, फौजी अफसरान पर कि जी वो सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते, ताकि वो उसका फ़ायदा ना उठा सकें अपने मनसब का। जी। तो एक जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ था 1 महीना पहले, वो उसी पार्टी में शामिल हो गया। इसका मतलब है सब कुछ जो होता रहा मिली भगत से होता रहा। वो पहले भी बोले आदमी है, पहले भी कह चुके थे वैसे, कह चुके थे। बाद में उन्हें किसी ने कहा हाले गाल नहीं करनी, मामला अदालत में चला जाएगा। अच्छा, सिर्फ टाइम खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आपका, आज के प्रोग्राम से इतनी इजाज़त दें।